देख अक्षत, यहाँ से कर रहे थे कल है ना। यस सर। यहाँ पे थे, आयनाइजेशन एनर्जी हमने देख ली थी। ठीक है, तो हमने बात करी थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की, राइट। अभी आया तो है नहीं कोई, बट एनीवेज विल गो थ्रू। तो मेन चीज क्या है कि जैसे जैसे we are talking about successive ionization energy, that is to say that if we are talking about second ionization energy or the third ionization energy, then the value of ionization energy is going to increase. एक और चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि ionization energy is a positive quantity, right? याद है ना? Because we have to supply energy in order to remove the electron, right? To send it to n equal to infinity. यहाँ तक क्लियर है बच्चे, है ना? ठीक है। और एक और चीज ये था कि है ना, इट इट कैन गो वेरी ड्रामेटिकली फ्रॉम द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी टू द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि हमने केस कंसिडर किया था कि सोडियम के लिए अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इट इज अराउंड 496 किलो जूल पर मोल। लेकिन जैसे ही इफ वी वांट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वो कितना हो गया, अराउंड 4562 हो गया, राइट। सो 4562 इज रफली 10 टाइम्स, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर से? तो सेम रीजंस हैं, राइट। पहली तो यही है कि अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, राइट, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में पहली चीज तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हम पुल आउट कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम एन थर्ड शेल, राइट। 3s1 से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, थर्ड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, उसकी अट्रैक्शन कम है, तो हमें क्या है, वी हैव टू supply in relatively less amount of energy. After we have removed one electron, sodium atom has been converted into sodium ion Na plus, और Na plus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। एक तो अब हम सेकेंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कि विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है कि हमारे पास z अफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। Z effective is has been increased, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 नाउ। तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो सेकंड जो है यहाँ पे। एंड अगेन इफ यू लुक केयरफुली, सोडियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, राइट। इट इज अ नोबल गैस, सो एसेंशियली यू आर पुलिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नोबल गैस नाउ, दैट इज व्हाई इट इज सो हाई। और अगर हम थोड़ा सा और आयनाइजेशन एनर्जीज में अगर यहाँ पे पीछे जाएं, तो और भी एक अच्छा सा वो टेबल बना हुआ था, आई थिंक ये रहा, है ना। तो आप देख रहे हो कि हमें काफी हीलियम के, सॉरी, नियॉन के अराउंड ही हमें निकालना पड़ रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस वैल्यू इज सो हाई। ठीक है भाई, बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। और जनता? ठीक है भाई, बाकी जनता सो रही है संडे को, नाइस। ठीक है, अब से 7 o'clock ही स्टार्ट कर देंगे यार, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। या हमें जो आ गया वो आ गया, या तो लेट ही होता रहेगा क्योंकि मेरी सक्सेसिव क्लासेस हैं इसके बाद। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखो। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। और मैग्नीशियम में हम देखेंगे कि देयर इज अ लार्ज जंप बिटवीन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फिर से वही हम कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। अगर आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी थर्ड शेल से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले में देखोगे तो हम 3s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है भाई। 3s2 शेल में दूर है वो न्यूक्लियस से, तो आराम से हो जा रहा है रिमूव। फिर उसके बाद क्या है, अब हम Mg प्लस से रिमूव कर रहे हैं, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो चुका है, तो ऑब्वियसली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर एज कम्पेयर टू फर्स्ट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे भी हम रिलेटिवली आराम से
पुल आउट कर लेंगे। अब जब Mg2+ की बारी आई है, तो Mg2+ में हम क्या कर रहे हैं, एक तो Z इफेक्टिव और भी ज्यादा बढ़ चुका है, राइट। और अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर अगेन टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सेकेंड शेल। अभी तक मैग्नीशियम में फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब हो रही थी, तो हम 3s2 से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे। जबकि Mg2+ में जो है हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, वो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, वी आर पुलिंग इट फ्रॉम द सेकेंड शेल। ठीक है, 2p6 से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, जैसे हमने ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फिर से अगर आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 जो है, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, राइट। तो आप एसेंशियली एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन पुल आउट करने की ट्राई कर रहे हो, सो इट विल बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, एक ये है। सो फिर से वही है, वही वो सेम चीज यहाँ पे जैसे सोडियम में हुआ था, हमने देखा था जब, क्योंकि जब वो 2p से हम इलेक्ट्रॉन निकालने लगे थे, तो यहाँ पे भी देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे 2p के लिए थर्ड आयनाइजेशन है जो हमने बात करी है। It is relatively easier to remove an electron from a partially filled valence shell because Z effective is lower, but it is relatively harder to remove an electron from a filled valence shell because Z effective is higher। ठीक है बच्चों, तो और हमने यही बात करी हुई है कि जो फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो एटम या आयन ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी डिसरप्ट हो। So consequently, when we are trying to remove electrons from half filled or full filled, it is going to be much harder. We will need to supply much more energy. ठीक है? So in other words, ions formed by reaction of main group elements usually have filled s and p subshells, which corresponds to having 8 electrons, an octet, in the valence shell of an atom or ion. तो सोडियम के लिए loses 1 electron easily, मैग्नीशियम जो है it loses only 2 electrons easily, और एल्यूमिनियम क्या करेगा, it will lose 3 electrons easily and so on across the row। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में अटेन कर ले रहा है। देखो इसका आउटर मोस्ट जो 2 सेकंड शेल है वो कंप्लीटली फिल हो गया। मैग्नीशियम के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम के केस में भी अगर आप देखोगे तो 3s2 से इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही दोनों रिमूव हो गए, अगेन हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं सेकंड शेल में। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया उसने। एल्यूमिनियम के केस में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आराम से लूज कर पाएगा 3s2 3p1 के थर्ड शेल के। क्यों, क्योंकि उसको लूज करने के बाद इट विल अगेन अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे चलते जाओगे तो क्लोरीन को इट हैज टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन द सेम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है हायर आयनाइजेशन एनर्जी। फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बात करी गई है। तो पहली चीज तो हमने कही थी कि यार वो पीरियोडिक टेबल थोड़ा याद कर लेना है, मतलब कैसे बनाना है। ठीक है, एक तो ये है, और एक है ये, यहाँ पे ये है। फिर बोरॉन, ओ सॉरी, कार्बन के लिए कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक सेकंड, इसको हटा ही देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा स्पेस ही नहीं है। कार्बन के लिए देखो, यहाँ पे जर्मेनियम, नाइट्रोजन, यहाँ पे, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है कि लार्जर किसकी होगी। देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लिए हैं बहुत आराम से। ठीक है, और हमने बात करी है कि डी इलेक्ट्रॉन्स बाद में लूज होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू फोर्थ शेल। तो आप देखोगे कि 4a के लिए जर्मेनियम के तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना हमें यूज मिलेगा, राइट। हमने कहा था ये कार्बन वाला जो है वो ग्रुप 4a में है बच्चों, यहाँ पे ये 5a में है। तो मेरे को वैसे ही पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक के हैं वो 5 है मेरे पास, और जर्मेनियम में 4 है। ठीक है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद जो जर्मेनियम है उसने एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली होगी, राइट। ये देखो, ये जर्मेनियम है यहाँ पे, ठीक है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेगा तो ये ऑलरेडी फुल फुल हो चुका है, ठीक है। इसका 3d10 है, राइट। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, डी इज फुल, राइट। तो अब क्या बात हुई, अब जो 5th इलेक्ट्रॉन हम जर्मेनियम से रिमूव कर रहे हैं वो एक फुल शेल से रिमूव कर रहे हैं, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव कर रहे हैं। तो इस वजह से जर्मेनियम हैज लार्जर EI5 देन arsenic because the 5th electron to be removed in germanium occupies a lower subshell n equal to 3, ठीक है। n equal to 3 से ऑक्यूपाई हो रहा है। एक तो वैसे देख रहे हैं और एक हम वैसे देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी फिल हो गया। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से रिमूव कर लिए हैं, तो मेरे पास ये क्या आ गया, आर्गन आ गया, 3d10 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, जैसे ही मैंने इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, अभी भी एक इसके पास है। देखो, दो तीन फैक्टर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक तो फुल हाफ और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस चल रहे हैं, और एक हम क्या देख रहे हैं कि कौन से रिमूव हो रहा है। तो जब हम यहाँ से करेंगे रिमूव 4, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा 4s1 3d10, राइट। ये है। तो अब 5th जब रिमूव करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद मैंने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे, यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब 5th इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकालोगे तो हम देख सकते हैं, एक तो ये थर्ड से शेल से रिमूव हो रहा है, और साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज ऑलरेडी अ फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जब रिमूव होगा, एक और इलेक्ट्रॉन में रिमूव करने की कोशिश करूंगा, तो वो n = 4 शेल से रिमूव हो रहा है, वो दूर है, आराम से रिमूव हो जाएगा, राइट। और सेकंड चीज क्या है कि ये और भी आराम से क्यों रिमूव होएगा, ठीक है। 5th वाला रिलेटिवली हमें कम एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो 5th रिमूव होगा तो दैट विल अगेन अटेन अ फुल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। देखो, तो वो आराम से दे देगा कि भैया मेरे को तो फुल्ली फिल्ड बनना है, तो मैं आराम से लूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एन वैल्यूज, ठीक है, एन वैल्यू के लिए, और उसके बाद हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब which has the larger third ionization energy, beryllium or nitrogen, and which has the larger fourth ionization energy, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये आप मेरे को करके बताएंगे। 3 to 4 मिनट्स में भाई।
Sir, it will be beryllium and gallium. हाँ भाई, यही है। ठीक है, बाकी लोग? हाँ सर, वही है। ठीक है, सेम तरीके से ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेरिलियम के लिए आप देखोगे, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। राइट, 1s2 2s2, थर्ड आयनाइजेशन के लिए बात हो रही है। तो दो निकालने के बाद पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन तक जितने की बात करनी है उससे एक कम पे पहुंच जाओ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब यहाँ से निकलेगा तो ये फर्स्ट शेल से निकल रहा है एक, तो n = 1 से। और नाइट्रोजन के लिए आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p3 है। तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। तो हमारे पास आ गया 1s2 2s2 2p1, राइट। यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे n = 2 से निकल रहा है, यहाँ पे n = 1 से निकल रहा है, तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। और एक और चीज ये है कि नाइट्रोजन में जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अगेन इट विल अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि बेरिलियम में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिसरप्टेड। सेम रीजन है गैलियम और जर्मेनियम पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला, it represents the successive ionization energies of an atom in the third period of the periodic table। ठीक है, कौन सा ये थर्ड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। तो पूछा है कि विच एटम इट इज मोस्ट लाइकली टू बी। तो बाकी सब तो ठीक है। देखो, हमें थर्ड पीरियड में बात हो रही है, राइट। एक तो आपको हमारे पास हिंट क्या है, थर्ड पीरियड में बात हो रही है, राइट। और तो हमें ये पता चल गया है। ठीक है, और अगर और ध्यान से देखोगे तो यार इसकी जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो यानी या तो ये एल्यूमिनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मैंने बोला पीरियोडिक टेबल आपको रखना है आपके पास। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में ये सारी चीजें हैं। तो एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। देखो, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम थर्ड ए में है, 4a में, ये सारी थर्ड पीरियड में है। तो जब एल्यूमिनियम 3 के बाद, 3 तो आराम से लूज कर जाएगा ये। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम का कितना है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, राइट। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है भाई, फिर पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे 3p में ये आ गया भाई इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम की। तो यहाँ से दिख ही रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ से, थर्ड शेल से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पे पहुंच जाएगा, मतलब इसको फोर्थ लूज करने में प्रॉब्लम हुई। अभी तक ये थर्ड से लूज कर रहा था और अभी ये फोर्थ से लूज करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ये इतना हाई। और जंप तभी आता है जब शेल नंबर चेंज हो जाएगा, n = 3 से n = 2 में हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो छोटा छोटा इंक्रीज, छोटा छोटा हो रहा है। और अचानक से यहाँ पे ये बड़ा जंप क्यों आएगा। बड़ा जंप बच्चों तभी आएगा जब, है ना, बड़ा जंप कब आ रहा है, बड़ा जंप तभी आ रहा है जब पूरा n ही चेंज हो जा रहा है। ये क्लियर है सबको? अक्षत, यस सर। शौर्य, Sir. शौर्य, हाँ, yes sir. क्लियर है? नीव, आकाश, सर एक और बार एक्सप्लेन कर एक और सकते बात जय माता दी हो जाए। हैं? हाँ। देखो बच्चे ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जंप कहाँ से आया है, थर्ड तक कुछ नहीं है, फोर्थ जब इलेक्ट्रॉन लूज होएगा तब जंप आ रहा है बहुत बड़ा। तो पहले 3 जब हमने लूज कर दिए तो देखो पहले 3 तो थर्ड शेल से लूज हुए, ये -3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये है। अब अगर मेरे को एक और लूज करना है, क्योंकि वही फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ei4। तो बच्चे जब यहाँ से लूज करेंगे तो ये अब ये सेकंड शेल से मेरे को लूज करना पड़ेगा। तो अभी तक n = 3 से लूज हो रहा था और अब n = 4 से लूज हो रहा है। सॉरी, n = 2 से लूज हो रहा है। तो जब n = 2 के लिए
से लूज होएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस और जेड इफेक्टिव भी बहुत हाई है, ठीक है। हमें बेसिकली ये देख लेना है कि कब n इक्वल टू नंबर जो है, n इक्वल टू शेल का नंबर चेंज हो रहा है यार, सीधे सीधे हमें ये देख लेना है, ठीक है। अब देखो, अब इसका रिवर्स प्रोसेस हम कंसिडर करेंगे, अभी तक जो हमने देखा है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तक हम कंसिडर कर रहे थे कि देखो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। अभी तक हम कंसिडर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके रिवर्स प्रोसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे just as it is possible to measure the energy change on removing an electron from an atom to form a cation, it is also possible to measure the energy change on adding an electron to an atom to form an anion, ठीक है। जब अभी तक हमने यही देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो कैटायन बन रहा है, जाहिर सी बात है, और ये हम देख रहे हैं मेटल्स के लिए, ठीक है, प्राइमरीली। अब इन्होंने कहा है कि जैसे हमने ये प्रोसेस कंसिडर किया जहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है एक एटम से या एक आयन से, वैसे ही हम ये प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं एक एटम में। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं एक एटम में, तो उस चीज को हम उस, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था, जब ऐड करते हैं उसे उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब लव टुवर्ड्स इट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट द एनर्जी चेंज that occurs when an electron is added to an isolated atom in the gaseous state. Same by definition है। Ionization energy was the energy change when the electron is removed. Electron affinity is the energy change that occurs when the electron is added, ठीक है। एक केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, एक केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, राइट। यहां तक हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार ही बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जीज बच्चों हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एनर्जी हमेशा ही सप्लाई करनी पड़ेगी टू सेपरेट अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिजल्टेंट पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को लेके अट्रैक्शन फील करता है, और अगर हमें उसे पुल आउट करना है वहां से, तो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। लेकिन electron affinities, however, they are generally negative because energy is usually released when a neutral atom adds an additional electron. इसको देखेंगे हम और तरीके से, ठीक है। The same convention is used throughout chemistry. Anyways, a positive energy change means that energy is added, and a negative energy change means that energy is released. ये हम थर्मोडायनेमिक्स में फिर से कंसिडर करेंगे। तो नेगेटिव, जब एनर्जी के आगे एक नेगेटिव साइन लगा होगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका ये मतलब हो गया नेगेटिव एनर्जी का कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी वहां पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अब द मोर नेगेटिव द ईए, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, मतलब देखो आप साइन को भूल जाओ और आप ये देखो कि जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज कर रहा है वो, यानी इसका क्या मतलब हुआ, उतनी उसकी टेंडेंसी ज्यादा है टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, एंड मोर स्टेबल द एनायन दैट रिजल्ट्स, ठीक है। In contrast, an atom that forms an unstable anion by an addition of an electron has in principle a positive value of electron affinity, but no experimental measurement can be made because the process does not take place. All we can say is that electron affinity for such an atom is greater than 0. Electron affinity of hydrogen, for instance, is minus 72.8 kilojoule per mole. यानी इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी इज रिलीज्ड एंड द H माइनस एनायन इज स्टेबल देन द H एटम, ठीक है। और आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ध्यान से, ठीक है, सब कुछ सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही छुपा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन में 1s1 है, और जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, देखो इसका जो शेल है ये फिल हो गया है, राइट, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो कंप्लीटली फिल्ड शेल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। जब कोई चीज ज्यादा स्टेबल होगी तो उसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो जा रही है। जैसे आप भी स्टेबल कब हो, अगर आप में एनर्जी है तो आप यहाँ से वहां कूदते रहोगे, फ्रेंड के घर चले जाओगे, ये हो जाओगे। और जब आप स्टेबल हो गए, मतलब आपकी एनर्जी कम हो गई,
तो आप सो जाओगे घर पे आके। तो वैसे यही चीज है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जब एक चीज स्टेबल हो रही है तो उसका क्या मतलब है कि उसकी मिनिमम एनर्जी। स्टेबल से मतलब है वो चीज रुक गई, जैसे आप लोग रुक गए, राइट? ठीक है, और अगर हमें एनर्जी है तो हम स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ से वहां घूमते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी है तो उस पर्टिकुलर केस में वी आर स्टेबल। तो अगर हाइड्रोजन 1s1 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 1s2 में जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ कि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है। ठीक है, तो मोर स्टेबल में जा रहा है तो इसका मतलब है मोर स्टेबल स्पीशीज की एनर्जी कम है। मतलब अगर हम एनर्जी डायग्राम में देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ कहीं है और हाइड्रोजन H- यहाँ कहीं है, और उसने एनर्जी लूज करी है यहाँ पे। दिस एनर्जी इज -72.8 किलो जूल पर मोल। ये हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नियॉन को अगर बच्चों हम लोग कंसिडर करें तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और एनर्जी, ठीक है, तो हमें क्या है, तो हमें यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, वो ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, इट इज इन अ स्टेबल नोबल गैस है ना, उसका कंप्लीटली फिल्ड शेल है, सेकंड शेल पूरा का पूरा भरा हुआ है, 2s2 2p6 है, उसमें उसे कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं है, ऑलरेडी फुल है। अब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भरे ग्लास में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होएगा। ठीक है, भरे ग्लास में और पानी ऐड नहीं होएगा। ठीक है भाई, वैसे भरे शेल में इट इज ऑलरेडी फुल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे किलो जूल। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन किया है? when a neutral atom gains electron then what is the amount of energy released। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे लिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव का ये मतलब नहीं है नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, उसका और कोई मतलब नहीं है। और हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू से ही मेजर कर लेंगे, जो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये है। ठीक है भाई, अब यहां से देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी थी? ग्रुप 1 ग्रुप 2 की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है, देखो ध्यान से, ग्रुप 7 की, हेलोजन्स की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। ठीक है भाई, तो ऐसा क्यों है? जैसे अगर फ्लोरीन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का ये है 7, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। सर फ्लोरीन का तो 9 हुआ ना। और सॉरी, फ्लोरीन का सॉरी 9 है यहाँ पे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5, राइट? तो ये, तो यानी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्लियरली दिख रहा है फिर से भाई कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही फिर से ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। वैसे क्लोरीन का देखोगे, ठीक है भाई 17, तो आप क्लोरीन के लिए चेक करोगे तो हमने बताया था, ठीक है, इन जनरल NH2 NP5 है। ठीक है, ये है हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पे सेकंड के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी 3s2 3p5। ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगी 4s2 4p5, राइट? तो इसका क्या मतलब हो गया, हम हर केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करेंगे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो इसलिए इसकी टेंडेंसी बहुत हाई है इन सब की टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और फिर से अगर हम इसके रिवर्स ही देखेंगे तो जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी लीस्ट टेंडेंसी रहेगी, और उससे भी ज्यादा लीस्ट टेंडेंसी देखिए किनकी रहेगी, विच आर ऑलरेडी फुल। देखो यहाँ पे, है ना, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, जो जो जिन जिन के आउटर मोस्ट शेल फिल है उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। राइट? क्लियर है भाई, है ना? ठीक है, ये सिंपल है।
तो यहाँ पे ये चल रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू किन के लिए है? ग्रुप 7A के लिए, ग्रुप 6A के लिए, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये भी नेगेटिव रहते हैं। और इनके वैल्यू ऑफ जीरो किन के लिए है? जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फिल है, जैसे ग्रुप 2A एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, और ग्रुप 8A एलिमेंट्स नोबल गैस हो गए। तो इन पर्टिकुलर केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर जस्ट द रिवर्स ऑफ व्हाटएवर वी आर टेकिंग, ठीक है, ओके। अब फिर से देखो, नोबल गैस के लिए यहाँ पे कंपेयर करा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -348.6 किलो जूल पर मोल। एक नोबल गैस के लिए क्या है? ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि नोबल गैस की कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने की। हेलोजन की सबसे ज्यादा इच्छा क्यों है? जैसे वो ऐड कर रहा है, इट इज अटेनिंग अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2 3p6, ठीक है। एल्केलिन अर्थ मेटल के लिए आप देखोगे फिर से वही है, इट इज अ फिल्ड शेल, ये भरा हुआ है, इसकी भी कोई टेंडेंसी नहीं है टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? 0 किलो जूल पर मोल, राइट। तो यहाँ पे यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटीज को हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन हैज अ लेस फेवरेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन इट्स नेबर ऑन आइदर साइड। तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। यार नाइट्रोजन जो है उसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन की क्या है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज ऑलरेडी स्टेबल। तो यार इसकी कोई इच्छा नहीं होगी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, ठीक है। तो कार्बन की रिलेटिव फिर भी टेंडेंसी होगी ऐड करने की, राइट। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा तो कार्बन विल फॉर्म अ हाफ फिल्ड, ठीक है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर भी ऐड करेगा। ऑक्सीजन को हम कंसिडर करेंगे तो ऑक्सीजन की भी कोई खास टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो हाफ फील्ड अटेन कर पा रहा है, ना फुल्ली फील्ड अटेन कर पा रहा है, और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इट विल फील एन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। 2p y1 में जब जैसे ही हम ऑक्सीजन के केस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और 2p y1 में एक और वो 2 हो जाएगा, तो जो पहले तो 2py में एक ही था, अब 2py में 2 हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया? अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ गए हैं। कार्बन में क्या हो रहा है? एक और अगर हम ऐड करेंगे तो वो 2pz1 हो जाएगा, तो विच विल फॉर्म अ स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। नाइट्रोजन के केस में, ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी, राइट। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड, ठीक है, तो नहीं होगा। Okay. Why does manganese atomic number 25 have a less favorable electronic affinity than on either side? एकदम सेम रीजंस चलेंगे, ठीक है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि 3 एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं, तो लीस्ट फेवरेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि हेलोजन वाला की लीस्ट फेवरेबल होती है, राइट, ठीक है भाई, ये सबको क्लियर है। ये ये हीलियम है, ये नियोन है, ये आर्गन है, और ये क्रिप्टॉन है। ये सारे नोबल गैसेस हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी सबसे लीस्ट फेवरेबल होगी, ठीक है। यहाँ पे इट इज ऑलरेडी फुल शेल है ना, हीलियम जो है वो, जो नोबल गैस है उनको बोलते हैं नोबल गैस इसलिए है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो नोबल गैस का क्या मतलब हो गया कि उसके शेल्फ फिल है पूरे, ठीक है, भरे हुए हैं, और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है। तो इन तीनों को अगर हमें कंपेयर करना है तो रेड से हो जाएगा। अब आया ये ऑक्टेट रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है भाई? सबसे पहले कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैव रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एनर्जी, सो दे टेंड टू लूज देयर ns1 इलेक्ट्रॉन। पहले तो यहाँ पे ये देखो जनरल कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉ करे हुए हैं, ठीक है। ग्रुप 2A के लिए इवन ये लो होते हैं, क्योंकि जब वो लूज कर जाते हैं तो दे अडॉप्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 7A elements have relative larger negative EA, so they tend to gain 1 electron। मतलब 7A मतलब कौन से हो गए भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हेलोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो ये दे बिकम स्टेबल। F माइनस, सेम चीज, प्लस इलेक्ट्रॉन, स्टेबल, Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे Br है, फिर से उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
ये स्टेबल Br माइनस बन गया, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये स्टेबल I माइनस ऐड हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? अगेन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज फ्रॉम NH2 NP5 टू NH2 NP6, ठीक है। और फिर से वही है, नोबल गैस बन जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और ग्रुप 8A वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या हालत है? ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और ना ही गेन कर रहे हैं, ठीक है भाई। दे नाइदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है, नोबल गैसेस। तो दिस ब्रिंग्स टू आवर ऑक्टेट रूल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। वो ये बोलता है कि जब भी मेन ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए बेसिकली, ठीक है। ऑक्टेट रूल का यही मतलब है कि अगर एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, तो मेटल्स ये चाहेंगे कि उनका भी आउटर शेल जो है वो कंप्लीट रहे, और नॉन मेटल्स हैं तो वो भी यही चाहेंगे कि उनका आउटर शेल जो है कंप्लीट रहे। मेटल्स आउटर शेल फुल अचीव करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स हैं वो आउटर शेल फुल अचीव करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये है दोनों में फर्क। मेटल्स कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि मेटल्स हम लोग डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि दे आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स जब भी अपने फुल शेल अचीव करेंगे तो दे हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या टेंडेंसी है? दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है फंडा। अब ठीक है, तो वही चीज बार बार ही आ जाएगी कि भैया सेम चीज है, हम वही शील्डिंग इफेक्ट बार बार ही लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे देखोगे, ठीक है, पोरली शील्डेड, इजी टू ऐड, ठीक है, NP5 में, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है? फुल शेल है, सब कुछ लॉक्ड है, स्ट्रांगली शील्डेड है, जो फुल शेल्ड है दे आर स्ट्रांगली शील्डेड, ठीक है भाई, हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे रिमूव की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो फुल, मैंने बोला फुल शेल्ड है, उनसे बहुत ही मुश्किल है निकालना, राइट। वही एक ही कॉन्सेप्ट बार बार ही चल रहा है। और स्ट्रांगली शील्डेड है, यहाँ पे ये सारे इनर वाले ये कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भरे हुए हैं। यहाँ पे ये बेचारा है, ये हायर ऑर्बिटल में, ये आराम से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे वाले में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना तब इजी रहेगा ऑब्वियसली जब वो फुल्ली शेल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका यूज कहाँ पे आता है? इसका यूज आता है जब हम आयनिक कंपाउंड्स को, देखो इस चैप्टर का नाम ही आयनिक कंपाउंड्स है, तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे, देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। देखो जब हम ये लिख रहे हैं लिथियम नाइट्राइड, तो एक्चुअली इसमें इसका क्या मतलब है? इसमें 3 लिथियम पॉजिटिव और एक N3 माइनस आयन है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये है 1s2 2s2 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, क्या बन गया? N3 माइनस। N3 माइनस मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करेंगे? ऑब्वियसली 2p में ही ऐड होंगे, 2p6 तक एकोमोडेट कर सकता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, या नियॉन आ गया, राइट, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब फिर से आगे चलो, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसने ये कर लिया है, और चलो इन्होंने लिथियम वाला नहीं दिखा है। तो अगर लिथियम का आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, तो हो जाएगा 1s2 2s1। तो सारे के सारे लिथियम प्लस बने हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, लिथियम पॉजिटिव है। तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2। तो अब एक्चुअली में क्या हो रहा है? 3 लिथियम है हमारे पास, राइट। ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिथियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ऐसे 3 लिथियम है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इस इक्वेशन में, 3 लिथियम, ये जा रहा है 3 लिथियम प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सेम ही है, सारे के सारे लिथियम जो है 1s2 2s बनने जा रहे हैं। अब एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इस नाइट्रोजन पे, ये जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, और अब ये जो है 1s2 2s2 2p3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके N3 माइनस अटेन कर रहा है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही है। आएंगे इस पे भी वो लोग, थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे अभी। अब
What novel gases configuration are the following elements likely to adapt in the reaction when they form ions? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रुबिडियम ये ग्रुप 1 में है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बेरियम क्या है ग्रुप 2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गैलियम है तो थर्ड में 3 लूज करेगा, एफ है, एफ ये लूज नहीं करेगा, ठीक है, हेलोजन है ये गेन करते हैं तो एफ माइनस बनाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या है, जैसे मुझे ये पता चल गया, अब मैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख सकता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है भाई, ये मैंने बता दिया है आपसे ज्यादा। तो इसीलिए मैंने बोला कि बार बारी की आपको पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है भाई। What are group 6 elements likely to do when they form ions, gain electrons or lose them? How many and what will be the charge? तो यार 6A के लिए देखो, है ना, फिर से वही है, उससे टिपो, आपको याद होना चाहिए ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो 1s2 2s2, ठीक है। ऑक्सीजन का भैया क्या है, एटॉमिक नंबर 8, 4 हो गए, 2p4 हो गया। तो इसके लिए ज्यादा आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेना, ठीक है। ये ऑक्सीजन के लिए बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6। तो ये क्या बना देगा, 2p, जैसे इसने ये गेन किया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, O2 माइनस आयन, ठीक है। साफ लिखते हैं थोड़ा, 2 माइनस, ठीक है भाई, O2 माइनस आयन बन गया, ठीक है। तो सारे आयन्स के ऊपर 2 नेगेटिव ही चार्ज होएगा। अब देखो नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ध्यान से। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 2s2 2px 2p6 3s1। क्लोरीन की क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ns2 np5। अब वो बोल रहे हैं कि जब वो Na प्लस और Cl माइनस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सोडियम ने भी देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली 1s2 2s2 2p6, और Cl माइनस ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, राइट, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट। तो ये हो जाएगा भाई। अब तो इसलिए ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने कहा कि थोड़ा और कंसिडर करें। अगर सिंपल चेंजेस ही देखोगे तो सिंपल चेंजेस क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है सोडियम के लिए, 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल बच्चों तब हम बोल देते हैं जब हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सप्लाई करने का मतलब है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो अनफेवरेबल है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, कि हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, फेवरेबल है। ये है भाई थर्मोडायनेमिकल कन्वेंशन जो हम यूज कर रहे हैं। जब आयनाइजेशन एनर्जी है जहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो वो प्रोसेस क्या फेवरेबल है, और जो प्रोसेस एनर्जी रिलीज करके दे रहा है, जो हमें पैसे क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है, पैसे रिलीज करके दे रहा है, ऐसे देख लो एनर्जी इज इक्वल टू पैसा, वो फेवरेबल। डेल्टा ई यानी ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है इस प्रोसेस के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है 147 की, यानी ओवरऑल ये प्रोसेस अनफेवरेबल है। फिर भी क्या है, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होता है और Na प्लस Cl माइनस यानी कॉमन सॉल्ट बनता है, ठीक है, जो हम रोज खाते हैं। तो इसका मतलब है कहीं और भी हमें और भी चीजें यहाँ पे देखने की जरूरत है, ठीक है। सिंपली हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है भाई। देखो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम में गया है इसमें Na प्लस में, तो हमारे पास क्या हो गया है, जो भी आयनाइजेशन एनर्जी 1 कितनी भी रिलीज हुई, यहाँ पे क्लोरीन है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे Cl माइनस बना। ये सारे के सारे गैशियस एटम है क्योंकि हम गैशियस एटम से ही हम चीजें कंसिडर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई।
तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सीधे सीधे प्रोसेस जो है अनफेवरेबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड खाते हैं, तो यानी हमें इस प्रोसेस को और ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ये देखो, तो उन्होंने कहा कि भाई सोडियम, सबसे पहले सोडियम सॉलिड होता है, मेटल है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है जब सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में गया है, ठीक है। जब एक चीज सॉलिड से गैस में जाती है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो सबसे, अब वो आपको बता रहे हैं कि स्टेप वाइज वो बनेगा कैसे, तो उसका एनर्जी चेंजेस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम सॉलिड गया सोडियम गैस में, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, 107.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, अब वो Cl2 को, अब Cl गैस तो मेरे को गैसेस आइटम ऐसे तो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास क्या अवेलेबल होता है, क्लोरीन, ठीक है। एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज, ठीक है, Cl2। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, Cl2 के हाफ मोल को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Cl गैसेस। इस प्रोसेस के लिए फिर हमने एनर्जी चेंजेस देखे, और प्लस वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, इसलिए एनर्जी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी बच्चों, हमें सॉलिड से लिक्विड, जब हम कुछ चीज को भेजते हैं तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जब लिक्विड से गैस भेजते हैं तब भी सप्लाई करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली सॉलिड से गैस में भी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। अब जो मेरे पास सोडियम का ये गैसेस आ गया है एटम, अब मुझे इसे सोडियम आयन बनाना है, फिर मुझे फिर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी होगी, 495.8 किलो जूल पर मोल। मुझे अब क्लोरीन गैस एटम मिल चुका है, मुझे ये Cl माइनस बनाना है। तो अब मैंने इसमें एनर्जी ऐड करी, अब कितनी होगी, -348.6 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है भाई। Now finally, Na plus gaseous and Cl minus gaseous, they will come together and form sodium chloride solid. And in this process, this amount of energy is getting released. ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि पहले तो आइसोलेटेड सोडियम प्लस है और आइसोलेटेड सोडियम माइनस है, क्लोरीन माइनस है। अब क्या हो गया, जब ये पास में आए हैं तो ऑब्वियसली स्टेबल हो गए, है ना, ठीक है भाई, इनकी शादी हो गई, जब ये स्टेबल हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हो रही है। पहले ये आइसोलेटेड एटम थे, ठीक है भाई, ये matrimony.com में रहते थे, अब इनकी शादी होगी यहाँ पे, अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। मतलब अब क्या है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन ऐसे करके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में ये एग्जिस्ट करने लग गए। ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसे करके ये हो गए। तो ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये इनफाइनाइट अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में। ये तो हमने 2 में दिखाई है, 3 डायमेंशन में ऐसी इनफाइनाइट अरेंजमेंट हो गई है सोडियम प्लस और Cl माइनस की। और हम देख सकते हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो, ठीक है, सॉलिड्स और गैसेस में, ठीक है, गैसेस में ज्यादा रैंडम मोशन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, सॉलिड्स ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि जो हवा का मॉलिक्यूल होएगा आपके कमरे में, वो कल तक तो वहां नहीं रहेगा, लेकिन दीवार जो है वहीं पे रहेगी, तो दीवार ज्यादा स्टेबल है, राइट। आपकी वॉल जो है ज्यादा स्टेबल है, तो वॉल ज्यादा स्टेबल है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ज्यादा स्टेबिलिटी को हम कम एनर्जी से रिलेट करते हैं, एनर्जी रिलीज हुई है। तो अब बच्चों जब हम ओवरऑल इस प्रोसेस का एनर्जी चेंजेस को देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा क्या और बड़ा कर सकता हूँ क्या, आई थिंक, हाँ। तो अब जब हम इस पूरे प्रोसेस के एनर्जी चेंजेस को ऐड करके देखेंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल क्वांटिटी आती है बच्चों, वो आती है नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। वो क्या आ रही है, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है ये। एंड दिस एनर्जी चेंजेस व्हेन दे आर पुट इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ बॉर्न हेबर साइकिल। इसे हम थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो बॉर्न हेबर साइकिल ध्यान से देखें बच्चों,
इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जब भी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, तो रेड एरो से बताया गया है। जहां जहां एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी जहां जहां एनर्जी नेगेटिव है, वो एनर्जी को ब्लू एरो से बताया गया है। तो हमें एनर्जी लेफ्ट साइड में देखें कहाँ कहाँ खर्च करनी पड़ी। जब हमें सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसेस एटम बनाना पड़ा, तब हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी। जब हमने Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक किया, तब हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी। और फाइनली सोडियम गैसेस से सोडियम प्लस में गया, तब हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई है, एक तो Cl गैस ने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, राइट, ये है ना, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ हैलोजन एटम और ग्रुप 7a और ग्रुप 6a दे गेन एन इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद फाइनली एनर्जी कहाँ रिलीज हुई है? वही जो मैंने अभी बताया कि Na प्लस और Cl माइनस की जब शादी हो गई है, तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये दोनों स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। एंड this is the most favorable step in the formation of solid NaCl from gaseous Na plus and Cl minus, क्योंकि इसका एनर्जी अमाउंट ही देख रहे हो आप, -787 है। तो यहां से इसने स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ ये है ओवरऑल एनर्जी। जो ओवरऑल एनर्जी है वो यहाँ पे ये वाली है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी नेट रिएक्शन के लिए। ओवरऑल कितना है? -411 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये है बच्चों बॉर्न हैबर साइकिल, एक बारी जाके आराम से रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सारे के सारे प्रोसेस हमने देखे हुए हैं। रेड एरोज हैं जहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ब्लू एरोज हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और सबसे ज्यादा एनर्जी तब रिलीज होती है जब ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दे कम टुगेदर, ठीक है भाई। जब ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, when they will come together, we will release the most amount of energy here, ठीक है। देखो सेम चीज यहाँ पे MgCl2 के फॉर्मेशन के लिए है। तो एनर्जी कहाँ कहाँ हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी पहले देनी पड़ेगी मुझे ये मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम से Mg सॉलिड से Mg गैसेस में लेके गया हूं मैं, सब्लिमेशन। फिर से मैंने Cl2 को ब्रेक किया, फिर से मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर मुझे मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, मैग्नीशियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी। कुछ लोग इसे एक ही एरो में भी बना सकते हैं, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम गैसेस से वो मैग्नीशियम 2+ में चला गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो आपके पास वही आ जाएगा, ठीक है। यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है Mg गैस, ये जा रहा है Mg प्लस गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन में। सेकंड इक्वेशन क्या है? Mg प्लस गैसेस जा रहा है Mg2+ गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन में। दोनों को ऐड कर दो, Mg प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा Mg गैसेस गोइंग टू वही वाला जो मैंने इक्वेशन डायरेक्टली लिख दिया। तो कई बुक्स में ऐसे भी होता है, वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही सिंगल स्टेप, इन्होंने सिंगल सिंगल स्टेप में ब्रेक करके बताया है फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो हमारे पास बोर्न हैबर साइकिल में क्या है? एक तो सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए होती है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और एक आयनाइजेशन एनर्जी है जहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। गैसियस एटम हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल्स हैं, तो मेटल्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज का प्रोसेस बताया। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बताए हैं, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन वही है जो मैग्नीशियम ने लूज किए हैं, और कहीं से नहीं आ रहे हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? जो 2 मैग्नीशियम ने लूज करे हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये यहाँ पे क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। दिस इज ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर फाइनली सबसे ज्यादा एनर्जी देखो बच्चों कहाँ पे रिलीज हो रही है? जब कैटायंस एंड एनायंस आर कमिंग टुगेदर। यहाँ पे Mg2+ है और 2Cl- है। तो देख रहे हो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में। ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है, अगेन एज वी कैन सी, इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है।
ओवरऑल एनर्जी क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है ये रही। तो इसलिए आयनिक सॉलिड्स बनते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स ऐसे बनते हैं भाई, ठीक है, ये प्रोसेसेस उनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये देख लेना। आई थिंक यार मुझे लग रहा है कोविड ही है, क्योंकि इतने टाइम से मेरा थ्रोट और ये सारी चीजें, मतलब जाता हूँ मैं दिखाता हूँ यार, मेरे को काफी टाइम हो गया। दिस आज मैंने चेक करे सिम्टम्स, तो मेरे को वही लगे। सर टेस्ट करवा लो। हाँ यार 1 वीक हो गया यार मेरे को, मतलब इट्स लाइक, मतलब आई एम जस्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इन द सेम सेम, मतलब यार पूरा एकदम जुकाम बुखार छींके, तो मतलब मेरी रेगुलर ही है इस क्लास पे। हाँ हाँ यार आई गो, क्योंकि अभी अभी मैंने चैट जीपीटी पे चेक करा यार, मेरे को लगा कि यार यही है। आई और द फीवर, मतलब इट इज नॉट अ फीवर पर से, बट आई ऑलवेज फील दैट देयर इज अ फीवर, मतलब। और आज जाता हूँ यार मैं, है ना, कराता हूँ, मर ही ना जाऊं ऐसे ही। तो एनीवेज, तो बच्चों यहाँ पे आपको एनर्जी चेंज, हाँ यार, मतलब थोड़ा मेरे को काफी टाइम हो गया, सोर थ्रोट है यार, मतलब देख ही रहे हो आवाज से ही, और जुकाम, मतलब इट इज जस्ट नॉट गेटिंग हील्ड अप, सो आई विल जस्ट गो टुडे यार, टुडे और टुमारो। आज तो है बिजी, बट आई विल गो टुडे। सेम एकदम सारे के सारे यार, कुछ एक भी ऐसा नहीं था जो, आई थिंक एक कफ नहीं है मतलब मेरे को, बट यार दिस, और बैडमिंटन में भी यार जैसे मैं सिंगल खेला तो आई हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सो आई विल गो, वो तो है ही। एनीवेज, तो कैलकुलेटिंग द एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक अमाउंट, ठीक है यार, फिर से ये पोटेशियम और है ना, NaCl हमने देख ही लिया है, तो ये वैसे ही है, पोटेशियम फ्लोराइड सेम है ना। यहाँ पे सोडियम की जगह पे पोटेशियम लिख दिया है ना, यहाँ पे सोडियम वाला हमने देख लिया है, और यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन लिख दिया, तो हमने ये दोनों प्रोसेस देख लिए हैं, सेम डायग्राम बना देना है यार, ठीक है। और ये दिस इज द सॉल्ट वन, सी, सेम चीज है यार, है ना, ठीक है। पहले पोटेशियम को सब्लिमेशन कर देंगे गैसेस में, फिर हाफ F2 से हाफ F गैस में, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चालू होगी है गिरना, और फिर फाइनली दे कम टुगेदर, नेट एनर्जी चेंज आ गया। सेम अब आपको यहाँ से 6.13 और 6.14 करना है, ठीक है। इसका ये होमवर्क है भाई, प्लीज यार करो यार, ये है ना, होमवर्क तो करो ही यार, हर जगह जहाँ पे भी होमवर्क मिल रहा है करो, होमवर्क, होमवर्क। देखो बार बार ही मैं क्लास यहाँ पे 12 वालों को बताता रहता हूँ, 11 वालों को भी बताता रहता हूँ, देखो प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है, प्रॉब्लम देखो इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि यार देखो मेरे को ना, अगर जैसे मेरे को कोचिंग या कुछ चलानी है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, हम बच्चों को ना टफ क्वेश्चंस देते हैं, और ऐसे, मतलब हमें एक ऐसी फीलिंग इंस्टिल करानी है कि तुम्हें नहीं आता है कुछ, और तुम्हारा हमारे बगैर नहीं काम चलेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है, दैट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ, है ना, मैंने 15-20 साल पढ़ाया हुआ है यार, ठीक है, कोचिंग में, तो मतलब मेरे को ये चीज बहुत खराब लगती है कि आप क्या करोगे, आप अच्छे से पढ़ाओगे नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, फॉरेन टेक्स्ट हैं, वहां से आप क्वेश्चन उठा लोगे, और सारे सारे क्वेश्चन जहां से भी है, मतलब कुछ भी इंडिया में, इंडिया वालों ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया केमिस्ट्री में, ठीक है। सारा का सारा क्या करोगे, आप बाहर से उठा लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में भी देखो, अभी हम देखेंगे तो मैं बताऊंगा, देखो कहाँ कहाँ से सारी की सारी चीजें उठाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप यार उन्हें ना अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हो, आप उन्हें अच्छे से टोकते भी नहीं हो। जैसे जब हमने ऑर्बिटल्स के बारे में जब हमने स्टडी कर रहा है, तो यार हम भी ठीक है, क्योंकि मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री में, लेकिन यार हम ना, हमें पता है कि बेस्ट जगह कहाँ से है, जहां से उठाना है। And I'm talking this about all the coaching institutes, ठीक है। I've taught in almost all the coaching institute. तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है कलर्स की, ठीक है। अब जैसे एनसीईआरटी की अगर बात करें, जैसे हमने जब ऑर्बिटल्स की स्टडी करी है यार, देखो ये यार कितना सुंदर ग्राफ है यार, मतलब प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने ऑफसेट किया हुआ है कि यार कचड़ा ना हो जाए, और उन्होंने एक जगह पे दिखाया हो। यार अगर जब जब तक आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छी चीजों से नहीं पढ़ोगे, आप नहीं जान पाओगे चीजों को, ठीक है। मेरे को कोचिंग से ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कोचिंग वाले क्या करेंगे, और एनसीईआरटी वाले भी, ठीक है, इस ग्राफ को एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है, तुम लोग, मतलब
इस तरीके से बनाया हुआ है कि चैलेंज करके दिया कि बेटा समझ के दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे जब ये बनाते हैं तो इनका ये होता है कि बेटा देखते हैं कैसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे इंडिया में है कि हम देखते हैं तुम्हें कैसे समझ में आएगा। पहली चीज ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है यार, देखो क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के डाल देना, इट्स अ वेरी इजी थिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, और स्पेशली मैं इसलिए ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग भी देखो यार, अल्टीमेटली हम भी क्वेश्चंस डालेंगे, जैसे हमने ये चैप्टर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाले हैं, ठीक है। लेकिन यार पहले आप उस बच्चे को, हमें सफिशिएंट थ्योरी देनी है। सफिशिएंट थ्योरी का मतलब है एक पेडागोजी से चल रहे हैं हम, इस तरीके से। अभी इन चीजों को भी कॉपी करना शुरू किया, लेकिन हम कॉपीड चीजें नहीं करेंगे यार। दूसरी चीज है कि जब मॉड्यूल्स बनते हैं बच्चों, तो मॉड्यूल्स में ऐसा होता है कि जैसे अलग अलग सेंटर्स है, जैसे मान लिया मैं दिल्ली सेंटर को, दिल्ली सेंटर वाला एक एक वो बना रहा है, एक चैप्टर का मॉड्यूल बना रहा है। हैदराबाद सेंटर का एक मॉड्यूल बना रहा है। कोटा में एक मॉड्यूल बन रहा है, ठीक है, एक चैप्टर का मॉड्यूल बन रहा है। तो बेसिकली 50 लोग खिचड़ी पका रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो जब आपके पास जो मॉड्यूल्स पहुंचते हैं ना, तो उसमें एक बहुत ही वेरिएशन होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं कर रहे। हमें पता है कि यार हमारे पास 4-5 फिजिकल केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है। हम वहां से जहां पे भी, क्योंकि एक ही टॉपिक को ऐसा नहीं है कि एक ही बुक ने अच्छे से बेस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, हम उसमें भी बेस्ट देखते हैं कि यार उसने बेस्ट कहाँ से किया हुआ है, फिर हम वहां से पिक कर रहे हैं। ये है हमारी पेडागोजी। और हम एक ही इंसान को पिक कर रहे हैं, उसने एक यूनिफाइड अप्रोच दिया हुआ है। देखो एंड में ये नहीं है, एंड में ये होना चाहिए कि आप कितने कम एफर्ट लगा के आप कितना ज्यादा अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो यार, कि चीजें, पहले तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि मेरे से पेरेंट्स ने भी पूछा, मैंने उन्हें कहा यार कि आप स्टार्ट करो, आप ठीक है, अगर आपको कोई बुक ही खरीदना है तो आप एक मैकमरी बुक खरीद लो अपने लिए, जिस ये इसी का ये जो टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यार आप, ऐसा नहीं है। अब मैं, क्योंकि मैं, मुझे पता है अब हम आगे चल के कम से कम 7-8 टेक्स्ट बुक्स का अलग अलग मटेरियल लेके आएंगे। तो आपको हर बारी हर टेक्स्ट बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें पढ़नी भी नहीं है। जैसे एंगल रीड है, अगर मैं वही रेफर कर दूं बच्चों को, तो आप, हमें यार मुश्किल से उसमें ना 2 चैप्टर्स की जरूरत है, 2 या 3 चैप्टर्स की, ठीक है। तो अब उस बुक को हमें खरीदने की कोई जरूरत नहीं, तो आपको बुक्स वगैरह इन सब चीजों की कोई मतलब नहीं है। बाकी हमें जैसे प्रॉब्लम सेट यार, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अवस्थी ने, जैसे अवस्थी की किताब चलती है, अवस्थी ने बहुत मेहनत करी है भाई, ठीक है। ये लड़के, ये उसी का है, ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट दे रखे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भैया इस लड़के ने बहुत मेहनत करी है, उसने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है करके। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि आप अवस्थी की किताब लेके आप पढ़ने बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस लड़के ने थ्योरी व्योरी से इसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यार कोटा में है भाई, कोटा का कल्चर ही अलग है, ठीक है। कोटा में एकदम वैसे ही चलता है। कोटा में यही है कि हाँ, आप पढ़ाते हो ऐसे जैसे बच्चा सब कुछ पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। कोटा में इस स्टाइल से पढ़ाया जाता है, कोटा में इसलिए सुसाइड करती है जनता, ठीक है। उनको लगता है यार ऐसा है। यहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे समझ के पढ़ाते हैं बच्चों की आपको कुछ नहीं आता है। इसीलिए आप देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे है, हमने चैप्टर 1 में हमने यहाँ से स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें आपको यूनिट्स और ये सब बताए जाते हैं कि देखो टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे करा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इस चैप्टर को हमने नहीं करा है, ठीक है। राउंडिंग नंबर्स और ये वो मैंने सबको बोला था एक बार कर लेना। फिर चैप्टर 2 हमें बताया गया कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यार देखो ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बोला था आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब हम लोग 9th और 10th में बच्चों कवर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें। फिर वो यहाँ पे लेके आए हैं, जब यहाँ पे मोल काउंटिंग है, जो यहाँ से हमने थर्ड से स्टार्ट कर रहा है, कि यहाँ पे भी उसने बैलेंसिंग इक्वेशंस बताए हैं, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे जेई की तैयारी करी थी, तो मेरे को यही समझ में आया था कि मैंने भी ऐसी बुक्स पढ़ी थी यार, ये जो इंडियन ऑथर्स की हैं, ठीक है। फिर ग्रेजुअली जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस टाइम पे तो मॉरिसन एंड बॉयड मिली मेरे को, ठीक है। बट फिजिकल केमिस्ट्री के फिर भी अच्छी टेक्स्ट नहीं थे अवेलेबल उस टाइम पे, या हमें नहीं पता था, एक ही बात है, हमारे लिए तो अवेलेबल नहीं हुए। तो यार एवरीथिंग इज इन द फॉरेन टेक्स्ट बुक्स। मैं आपको यहाँ से, जैसे जेई में जो क्वेश्चंस हैं, वो कैसे करके, वो कौन से टेक्स्ट बुक से आए हैं, हम वो भी दिखाएंगे,
ठीक है, कि देखो यहाँ से उठाए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार कुछ भी इंडिया में यार कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, मे बी मैथ्स में जनता बनाती होगी, बट बाकी क्वेश्चंस को यार आप बहुत ही आराम से उठाते हो, ठीक है, क्वेश्चंस को आप उठाते हो यार, ठीक है, बाहर की टेक्स्ट बुक से उठा लेते हो, क्योंकि हम लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं है। और आपको अगर कुछ अच्छा से बनाना है या कुछ भी अच्छा पिक करना है तो आपको यार, ठीक है, आप यार हम जो शोज देख रहे हैं, ठीक है, इंडियाज गॉट टैलेंट, वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट से आया है, कौन बनेगा करोड़पति, हु वांट्स टू बी मिलियनेयर से आया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है अपना, योगा को छोड़ के ठीक है ये ध्यान रखो। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूं कि आप हमेशा फॉरेन टेक्स्ट बुक से पढ़ो, उसमें बहुत तमीज से आपको समझाते हैं वो, पेडागोजी बहुत अलग है। हमारे इंडिया में पता भी नहीं है पेडागोजी का क्या मतलब है, ठीक है, कि क्या तरीका क्या होता है बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है, आपको बहुत ही छोटे से एकदम बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं यार हर किसी को। आपको कुछ भी इस बुक में कुछ भी ऐसा एज्यूम नहीं किया हुआ, जैसे हमारे में बोल देते हैं ना, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ये कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम्हें पता ही होगा और तुमने पढ़ा ही होगा। इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। और बाद में अगर वो रेफरेंस भी आता है तो वो रेफरेंस मार्क कर देते हैं कि गो टू सेक्शन 1.3, 2.1, 3.4, वहां पे जाके फिर से पढ़ लो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। And if you are just trying to get into solving a lot of questions and then you are going to think कि हाँ तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तो तुम्हारा फिर से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको बेसिक्स, देखो, आपको फाउंडेशन का मतलब ही ये होता है। हमारे वालों ने भी फाउंडेशन कोर्स चला रखे हैं, ठीक है, नारायणा ने चला रखा है, एलन ने चला रखा है, 8-9 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे पास भी बच्चा आ रखा है, ठीक है, वो भी क्लास 10 में एलन से पढ़ता है, लेकिन वो 1-to-1 हम लोग करा रहे हैं उसको। तो यार मेन चीज ये है, एक तो ये, और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुमने यहीं पे सिंगल हैंडेडली यहाँ पे पढ़ा तो यू विल डू मच बेटर इन एलन टेस्ट। आप टेस्ट दो, मैं टेस्ट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ कि, और मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूँ कि आप एलन के क्वेश्चंस मत करो, मैं कह रहा हूँ कि आप थ्योरी मत पढ़ो वहां से। क्वेश्चन से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप करो जहां से भी कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग है। बट आप नहीं पढ़ सकते हो थ्योरी, ये है मेरा एसेंशियल मैसेज सभी के लिए। क्या वहां पे जाके आप क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हो? क्वेश्चन नो डाउट यार, सारी कोचिंग ने ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना एक इजी काम होता है, यहाँ से उठा रहे हो वहां से उठा रहे हो, सब कर लेते हैं, और सबके मोरलेस एक ही तरह के क्वेश्चन है। मैं उसके लिए मना कभी करूंगा ही नहीं, ठीक है, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, हम लोगों ने भी उठा लिया, ठीक है, कि हाँ भैया इस लड़के ने बहुत मेहनत करी, और अगर आपने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कर लिए तो यार सब कुछ हो ही गया, ठीक है, चैप्टर 1 भी मैंने डाल दिया है, ठीक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप वहां पे जाके नहीं पढ़ सकते, ठीक है, आपको चीजें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें क्लियर तभी होंगी जब आप एक फॉरेन टेक्स्ट पढ़ोगे, सीधी बात ये है, ठीक है। ये मुझे अपने, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरे को ये उस टाइम पे ही पता था, क्योंकि जब मैं कुछ भी फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ता था तो मेरे को क्लियर हो जाता था, और जब तक मैं ये इंडियन ऑथर्स पढ़ता था तो मेरे को सब कुछ हौच पौच लगता था। जैसे बहुत सारे लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आरसी मुखर्जी रेफर कर देते हैं, यार बिल्कुल यार, अच्छे क्वेश्चन है यार, उस बंदे ने मेहनत करी हुई है, लेकिन उसने एकदम थर्ड क्लास अप्रोच दे रखा है। मैंने जब अपने टाइम में आरसी मुखर्जी करना शुरू किया था तो मेरे को लगता था यार हर क्वेश्चन एक अलग ही फंडे से हो रहा है। हमें एक यूनिफाइड अप्रोच लेके आना है भाई लोग अपने में, हम एक ही तरीके हैं, एक ही तरीके से वो करेंगे, मतलब हमें सिंप्लिसिटी लेके आनी है। देखो साइंस का मतलब होता है यूनिफिकेशन, जो अलग अलग चीजें लग रही हैं आप उसे यूनिफाई कर पाओ। जैसे एक बहुत बड़ी क्रांति आई जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक ही फिनोमिना के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, कि अरे यार ये तो इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिज्म कर सकते हो, मैग्नेटिज्म से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी और मास एक ही है, स्पेस और टाइम एक ही है। आप चीजों को यूनिफाई कर रहे हो, और ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए काम हो रहा है। आरसी मुखर्जी को देखो, साला ऐसा लगता है हर क्वेश्चन यार ये कि पता नहीं कहाँ से नया फंडा ले आया, कहाँ से नया फंडा ले आया, कभी प्रिंसिपल। तो मुझे नहीं चाहिए यार,
मुझे सिर्फ यही चाहिए, मोल ए बाई इक्वल टू मोल बी बाई बी इक्वल टू मोल, निकलते सब हो जाए, और सारे के सारे क्वेश्चन मेरे को एक ही अप्रोच से चाहिए। आई डू नॉट वांट टू हैव मल्टीपल अप्रोचेस और इवन टू अप्रोचेस। तो वो आपको क्लैरिटी बच्चों आपको तभी मिलेगी। और कुछ चीजें तो जैसे मोल ए बाई मोल बी बाई बी जो है वो किसी भी आपको फॉरेन ऑथर के टेक्स्ट में भी नहीं मिलेगा। वो मैंने निकाला है, लेकिन मैंने वो निकाला फॉरेन ऑथर की बुक से। क्योंकि जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम वही फंडा यूज करते हैं, उसी को मैंने मोल्स में ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए तो सब लोग बता देते हैं मोल ए बाई ए मोल बी बाई बी, वो तो मैंने भी देखा हो, लेकिन एक जनरल अप्रोच की हम मासेस ही सारे वैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कोई वैसे नहीं करता। तो यार हम लोगों ने ना ये सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को मतलब, और इसमें ये नहीं है कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, मेरा ये इक्के दुक्के कंट्रीब्यूशन होंगे यार, जैसे मैं इस वाले को लेके आया और वहां से ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसमें भी कुछ मैंने ओरिजिनल नहीं किया हुआ, ठीक है। बट इट हैज हेल्प्ड अ लॉट, ठीक है। स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जब भी नॉर्मल कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि देखो इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि इसके मोल ट्वाइस हैं, और ये वो दिखने विखना कुछ नहीं है, हम लोग बैलेंस करके लिखते हैं मोल ए बाई बी मोल बी बाई बी, और सारे एक मोल से सब मोल्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये गेम है अपना। वैसे ही जब हम आगे आगे और चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, और जब जब जैसे टफ चैप्टर आएंगे तब बच्चों आपको और ज्यादा समझ में आएंगी चीजें कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तब क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो आप हमेशा अटकते रहोगे। तब एक्चुअली में क्या होगा ना, आपको हर प्रॉब्लम एक न्यू प्रॉब्लम लगेगी। अब जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मैं म्यूजिक सीखता हूँ या जो भी है, ठीक है। तो जैसे हमारे में एक राग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर किसी सबको पता ही होगा, जैसे राग तो वर्ड सुना ही होगा, तो उसमें क्या होगा कि एक ही राग पे बहुत सारे गाने हैं। तो जो सुनने वाला है, जैसे हम लोग हैं, हमें लगेगा हर टाइम ये नया गाना है, नया गाना, न्यू सॉन्ग है। पर जो उस स्पेसिफिक राग को जान गया है उसे पता है कि हाँ यार ये तो इसी राग पे है यार, इसी राग पे, इसी राग। हम वो काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं। हम इसीलिए फंडामेंटल्स पढ़ते हैं क्योंकि हमें जो अपेरेंटली ऑन द सरफेस जो प्रॉब्लम्स हमें अलग अलग लगती हैं, हमें वो सेम समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो यही फंडा है, यही फंडा है, अलग तरीके से, अलग तरीके से, अलग तरीके से। तो हम वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो काम नहीं होता बच्चों कोचिंग्स में, ठीक है। मैंने यार बहुत सारा मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस, और अल्टीमेटली मेरा ये जो कोचिंग का छोड़ने का था ये यही था, ठीक है। मैंने इसको चेतन को भी यही बोला था, मैंने कहा यार चुपचाप एडवांस प्लेसमेंट केमिस्ट्री पढ़ाओ, ठीक है। यूएस में आप एपी केमिस्ट्री पढ़ाओ यार, इतना मस्त रहता है। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक्चुअली में टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारे पास पहले आईआईटी जेई सब्जेक्टिव्स में पूछे जाते थे, अभी भी वहां पे वही है। देखो यूएस में ना कॉलेज एजुकेशन इज वेरी वेरी प्राइसी। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह हर कोई गरीब कॉलेज में चला गया, ठीक है। यूएस में अगर आपको कॉलेज जाना है तो यू रियली नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब वहां पे एडवांस प्लेसमेंट के एग्जाम होते हैं, एपी फिजिक्स, एडवांस प्लेसमेंट केमिस्ट्री, एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यार उसमें क्या होता है ना, बच्चे का एक साल बच जाता है, 4 साल का प्रोग्राम उसका ना एसेंशियली 3 इयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक साल का पैसा बच जाता है आपका। तो बहुत सारे लोग जो है एडवांस प्लेसमेंट एग्जाम देते हैं, आप उसे आईआईटी जेई का इक्विवेलेंट समझ लो। तो दैट इज मच मच मोर मोर बेनिफिशियल, ठीक है। वहां क्योंकि वहां पे यार सेम पेडागोजी है, आईआईटीज में भी। तो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो यार गंदगी इतनी है जिसकी हिसाब ही नहीं है। अभी तो हम ये करें, मैं इसलिए आपसे पैरेलल क्लासेस का पूछ रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को ना साइमल्टेनियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। तो इसलिए एक वीक में कोई एक दिन वर्कआउट करो जब आप लोग खाली हो, क्योंकि ना तो अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी गंदगी आने वाली है जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते यार फिर। या तो वी नीड अ हेड स्टार्ट, या तो यहाँ पे तो जीओसी पढ़ाते रहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। किसी भी फॉरेन ऑथर की बुक में कोई जीओसी करके कोई चीज ही नहीं होती है। तुम्हें कभी कोई जनरल फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, जनरल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएगा, अचानक से तुम देखोगे केमिस्ट्री में। ये है इंडियन कोचिंग की इजाद। उसमें पूरी केमिस्ट्री से थोड़े 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 कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चंस बना के मतलब इतना कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें, तो खत्म कर देंगे यार।
और वही हमारे 11th में एनसीईआरटी में है ना, बीच में एरोमेटिसिटी डाल देंगे, कुछ बेंजीन डाल देंगे, कुछ ये, मतलब बहुत बुरी हालत है भाई यहाँ पे। सेनिटी को प्रिजर्व करना है तो हमें एक हेड स्टार्ट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्लास 12 में, कुछ 1 to 1 है यहाँ पे बच्चे मेरे, वो यहाँ पे इतनी जनता खुश है मैंने, क्योंकि हम लोगों ने यार वही स्टार्टिंग से ही वैसे स्टार्ट करा है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। असेंशियली यू विल बी क्रैमिंग ऑल अलोंग, है ना, वी डू नॉट वांट दैट। तो इसमें थोड़ा सा आप वर्कआउट करें, ताकि हम लोग वीक में एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 दिन तो हमारे ये चल ही रहे हैं जैसे नॉर्मल स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेड स्टार्ट चाहिए, ताकि हम कचड़ा ना करें अपने दिमाग का। ठीक है, तो इस चीज को देखना, मुझे बताओ, नहीं तो हम देखेंगे कब कौन से दिन में मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 बच्चों ने मेरे को फ्राइडे का है, 2 बच्चों ने वेडनेसडे का है। देखते हैं यार, वी हैव टू कम एट, मतलब कल आना पड़ेगा हमें। है ना, इस चीज को देखो यार, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप करते रहोगे, अरे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे यार, मैं बता रहा हूँ, मैं हर साल देखता हूँ यार बच्चों में, है ना, मैं 20 साल से यही देख रहा हूँ। ठीक है, आपको इतना बड़ा शॉक लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, आप नॉमेनक्लेचर ही करते रह जाओगे। ठीक है, अब वो कुछ पता भी नहीं चल पाएगा, तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है, ताकि बाय द टाइम जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो, तब हमारा बाय द टाइम, उस टाइम तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो पोर्शंस सीक्वेंशियली कवर्ड हो चुके हों, सीक्वेंशियली। ठीक है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मान लिया म्यूजिक कर रहे हैं, और म्यूजिक में एक गाना है, मान लिया उसमें मेरे को ये नोट्स लगाने हैं, सी, सी, ई, डी, सी, सी, एफ, ई, जी। ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, ये नोट्स लगाने, ये है हमारा सिलेबस। अब इस नोट को आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भी दबाना होता है, ये नहीं कि इसको अपनी मर्जी से दबा के रखा है, एक टाइम सिग्नेचर भी होता है। ध्यान से सुनना इसको, ये है हमारा सिलेबस। अब ना यार, इस सिलेबस को कोचिंग वाले कहते हैं कि अरे ऐसा करते हैं ना बेटा, हम ना सारे सी एक साथ कर लेते हैं, और सारे ई एक साथ कर लिए, या डी एक साथ कर लिए, ए और डी, सारे ई एक साथ कर लिए, एक एफ था और एक जी था, 2 4 6 8 9 नोट से, 2 4 6 8 9, ये लो, ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये सिलेबस तो बच्चों कंप्लीट हो गया, लेकिन ये गाना कभी नहीं बजेगा इसमें, तुम्हारे दिमाग में कभी भी चीज नहीं बैठेगी। इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, कि आप किस सीक्वेंस में उनको पढ़ रहे हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें तो फिर भी सीक्वेंस ओके है, ओके, मतलब ओके है, मतलब 80% से ऊपर है, विच इज फाइन, मतलब यू वी इट्स वेरी मैनेजेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ड्रामा है एकदम, उसमें तो कोई सर पैर ही नहीं है इनका, तो आपको कभी कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैं मतलब लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आप मतलब आप उड़ जाओगे, या तो आपका रेशियो ये रहेगा कि अगर आपको, या तो हम जो काम है वो 10 जूल में कर ले रहे हैं, ये हमारा वर्क होगा, तो आप वहां पे 10,000 जूल लगा के वो चीज अचीव करोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, ये ऑर्गेनिक के लिए है, ये इतना फर्क डालेगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए मैंने कहा था एक दिन निकालो, आज फिर से देखो कौन सा चीज हो सकती है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो भी हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या जिसकी भी जितनी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत थी, और केमिकल बॉन्डिंग है, अभी वो मर्ज ही होने वाला है, और वहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठा सकते हैं, ताकि जब वो स्टार्ट हो तब, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि फिर हमारा फिर से क्लैश हो जाए। क्लैश मतलब कि आपको स्कूल का भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा हो, और एक सीक्वेंस में भी पढ़ाना पड़ रहा हो, वो नहीं अचीव हो पाता है भाई। ठीक है, तो इस चीज को देखना। एनीवेज, ये दोनों होमवर्क है, ये करेंगे। अब लैटिस एनर्जी, ठीक है, तो हमने वही कहा है कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है, राइट, सो दैट इज द लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये
787 जो हमने NaCl के केस में देखा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये है लैटिस एनर्जी, ये इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। और मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ, अगर तुम ऐसे काम करोगे और मेहनत से काम करोगे तो तुम बेस्ट रिजल्ट्स दोगे जहां पे भी तुम कोचिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, भले एलन हो, ठीक है, नारायणा हो, आकाश हो, फिर कुछ भी हो, क्योंकि हमें भी मतलब तो यार सबको रिजल्ट चाहिए है, लेकिन रिजल्ट्स मैंने बताया है नहीं आएंगे वहां पे, क्योंकि थ्योरी का बेस नहीं बनता है यार वहां पे, ठीक है। तो जनता मतलब यहाँ से पढ़ा देगी, कोई ओपी टंडन से, मतलब यार ऐसे लोगों से नहीं पढ़ना है यार अपने को, उनसे हमें क्वेश्चंस कर लेने, पढ़ना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये वैसी बात है कि यार मैं कहीं पे जा रहा हूँ क्रिकेट की कोचिंग के लिए और बहुत अच्छी एकेडमी में वहां से कर रहा हूँ, और मैं मैचेस कहीं पे भी खेल रहा हूँ यार, गली वाले भी खेल ले रहा हूँ, ये भी खेल ले रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स कहीं से भी कर लो, बट थ्योरी के लिए आप नहीं बेस बना पाओगे वहां पे, ठीक है। और आगे आगे जैसे चीजें चलेंगी और चीजें टफ होती जाएंगी, ठीक है, गोल होते जाओगे तुम। खैर, तो ये है लैटिस एनर्जी, मतलब जब दो, ये हमारे पास Na+ और Cl- गैशियस आयंस हैं, ये इन्होंने सॉलिड लैटिस बनाई है, तब जो एनर्जी रिलीज हुई है हम उसको बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। अब यार अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, अच्छा ये देखो, NaCl सॉलिड को ब्रेक करना है Na+ गैशियस और Cl- गैशियस में, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है हमें देनी पड़ रही है, 787 एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, राइट, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो दूर दूर जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता था, वैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सेपरेट होंगे। इसका रिवर्स प्रोसेस है, जब ये पास में आएंगे उस केस में एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो -u, सेम देखो, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन में फर्क है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू से, ठीक है, मतलब उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी, अब लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ऑब्वियसली जिसके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी उसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया था, जब मैंने वो डेरिवेशन कराया था, तो वो था K(Q1Q2/r², दो चार्जेस के बीच में और सेपरेशन ये, तो वैसे ही ये है a constant K times the products on the charge of the ions Z1 and Z2, जितना चार्ज है दो आयंस के ऊपर, and divided by the square of the distance d between their center, सेम फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। और लैटिस एनर्जी अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया था आपको, K(Q1Q2/r), तो ये लैटिस एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ Z1 और Z2, तो यानी जितने ज्यादा बड़े चार्जेस होंगे हमारे पास, Q1 Q2 जितने लार्ज होंगे और सेपरेशन जितनी कम होगी उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, बस ये फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता गया है, जैसे मैंने लिथियम फ्लोराइड और मान लिया कैल्शियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करा, देखो इस पहले तो इसका मतलब क्या है, ये कैटायन और एनायन, जैसे इसको मैं ऐसे देखूंगा तो इसका मतलब है मैं देख रहा हूँ लिथियम फ्लोराइड की, इन दोनों को देख रहा हूँ तो लिथियम क्लोराइड की देख रहा हूँ, ठीक है, फिर लिथियम ब्रोमाइड आयन की देख रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं Mg वाले को देख रहा हूँ तो इसमें इनका देख रहा हूँ, तो यानी Mg2+ और F- क्या बनाएंगे, तो यानी मैं इसकी लैटिस एनर्जी देख रहा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ तो मैं MgCl2 की देख रहा हूँ, अगर मैं कैल्शियम इसकी देख रहा हूँ तो मैं किसकी देख रहा हूँ, कैल्शियम ब्रोमाइड की, तो यानी ये कैल्शियम 2+ है और यहाँ पे ये Br- है, तो ये कैल्शियम ब्रोमाइड का है, ये वाला, ठीक है। तो पहले तो ये इस चार्ट को हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली कि क्या हो रहा है, वी आर, हम बहुत ही क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है यार, है ना, लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, सीधे सीधे देखो, ऑब्जर्व करते जाओ, तो वैसे ही जैसे LIF, इसको LIF को देखो, इसको
और मैं Li के इसको देख रहा हूँ, तो देखो anion में चार्ज बढ़ गया है, तो देखो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब आते हैं फिर से कि लैटिस एनर्जीज आर लार्ज व्हेन द डिस्टेंस d बिटवीन आयंस इज स्मॉल, ठीक है भाई, इक्वेशन से दिख रहा है वो साफ साफ। एंड व्हेन द चार्जेस Z1 एंड Z2 आर लार्ज, है ना, Q1 Q2 हम बोलते थे, यहाँ Z1 Z2 बोला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल डिस्टेंस d का मतलब है आयंस आर क्लोज टुगेदर व्हिच इंप्लाइज दे हैव स्मॉल आयनिक रेडियाई। Thus, if Z1 and Z2 are held constant, the lattice energies belong to the compounds formed from the smallest ions, as listed in table 6.3. अब Z1 और Z2 को कांस्टेंट रख दें, ठीक है, उनके चार्ज को कांस्टेंट हम लोग रख दे रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे इनको कंपेयर करो, सिर्फ इसी को, तो यहां तक देखो पहले तो, इस वाले तक, है ना, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Z1 Z2 दोनों के सेम है, क्यों? क्योंकि लिथियम प्लस पे भी, है ना, चार्जेस सेम है, ठीक है, 1 यूनिट, Na प्लस पे भी 1 यूनिट, K प्लस पे भी 1 यूनिट, यहाँ पे चार्ज सेम है, Z1 सेम। और फिर हम F माइनस को ही कंपेयर कर रहे हैं सब में, तो Z2 भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 Z2 सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला है क्या है, K Z1 Z2 बाई D। तो आप ये देखो कि स्मॉलेस्ट कौन सा होएगा, स्मॉलेस्ट तो लिथियम प्लस ही होगा, यानी डी सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे है, डी स्मॉलेस्ट। और यहाँ पे डी क्या है बच्चों, डी लार्जेस्ट है, ठीक है, डी इज लार्जेस्ट। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पे देख लिया कि जिसका डी स्मॉलेस्ट है, इनवर्सली रिलेटेड है, उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, और ये है। तो सेम कंपैरिजंस आप कर सकते हो इन सब के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर आप ये देखोगे, आपसे कोई ये पूछे कि इनकी लैटिस एनर्जी बतानी है, तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि भाई आई माइनस तो सबके लिए सेम है, लेकिन Al3 प्लस सबसे ज्यादा है चार्ज, फिर Mg2 प्लस में, फिर Na प्लस में, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, Ali3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर Mgi2 की, फिर Na की, राइट। तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ तक हो गया है, ठीक है। और इस चीज का मेरे को बताओ एक नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि पैरेलल में हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है हमें, ठीक है, नेक्स्ट वीक से, अगर, और ठीक है, क्योंकि हमें बहुत, मतलब हमें पैरेलल में चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैंने बताया क्या होता है, आपके आप उड़ जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, फिर उस कचड़े को ही साफ करते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है, हर बार। तो इस चीज को एकदम से ध्यान में रखो एंड फाइंड आउट अ कॉमन ग्राउंड, कि एक दिन कौन से कैसे आप अटेंड कर सकते हो। नहीं तो मैं देखूंगा, मैं एक दिन फिक्स करके फिर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड होते रहेंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे, शीटें जो भी मिलेंगी वो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यार देखो, अगर मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप होमवर्क ही नहीं करके दे रहे हो, शीटें नहीं कर रहे हो। बच्चों, अगर वो आप अगर यहाँ ही पे रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो पाए, तो आप ये मत सोचो कि आप IIT JEE क्रैक कर लोगे यार। Because intelligence is not the first criteria. First criteria is the amount of responsibility that you are willing to take in everything. Going forward in college, in your career and everything. ठीक है। तो यार मैं इन्हीं सब चीजों पे अगर करता रहूंगा कि तुमने क्यों नहीं किया और तुमने क्यों नहीं किया और तुम अब मुझसे मत आओ और ये मत नेक्स्ट क्लास, तो मैं, मेरे को ये सब नहीं काम करने हैं यार। मेरे को तो एक ऐसे बच्चों के साथ काम करना है यार जिनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, है ना, बर्निंग डिजायर है, आप अपने क्वेश्चंस करके दो यार। और मैंने बताया ना कि ये जो शीटें हैं, इनके करने के बाद आपका कुछ बचेगा नहीं यार, ठीक है, इंक्लूडिंग IITs। तो आप स्टार्ट करो, आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है, नो टाइम हैज बीन लॉस्ट येट। आप स्टार्ट कर दो, जहां जहां से आप कर लोगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं, और मेरे को ये बताओ, ठीक है, नेक्स्ट में कि कैसे करना है, चलो, ओके, चलो भाई, बाय, है ना, मिलते हैं। Sir, I had a doubt.
हाँ श्योर है, बता। वो मतलब when we have to compare electron affinity, हाँ assume we take carbon, which has to gain 1 electron for half filled हाँ orbital, and then chlorine, which also has to gain 1 electron for full filled. हाँ हाँ। So then, how do we say which one is bigger? टुवर्ड्स द राइट जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है। Okay, so periodic trend. हाँ पीरियडिक, ठीक है, Okay, thanks. चलो ठीक है।